पिशाच एक नया पड़ाव एपिसोड 15। दीप्ति अब सचिव है। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन इधर कोई होता है जिसे यह सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। और वह और कोई नहीं, कमला होती है, जिसे वह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वह एमजीओ ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और उसके साथ साथ कुछ औरतें भी खड़ी होती है जो उसकी चमची होती है। देखो जीजी, आखिर ऐसा ही चोल वालों ने सचिव बना दिया ना। आप एमएलए साहब से कहकर उनकी चोल को हटवा क्यों नहीं देते? काश मैं ऐसा करवा पाती, लेकिन एमएलए साहब दिल के बहुत अच्छे हैं और उन्हें मैं अपने इरादे बताकर अपने लिए मुसीबत पैदा नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन इन लोगों से बदला लेने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है कार्तिक भैया। अब वहीं उन लोगों को देख सकते हैं। कार्तिक विला एक आदमी जो एक औरत के साथ बैठा होता है और उसके लिए प्यार से चाय बना रहा होता है। अरे आप रहने दीजिए ना, मैं बना लूँगी। कीर्ति, तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? आखिर तुम भी तो मेरे लिए इतना सब कुछ करती हो। कभी मैंने किया तो क्या हो गया? मैं इतना किस्मत वाला हूँ जो आप मेरे पति बने। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी उसे कॉल आता है। हेलो, वह सब्जी रखवा दो कोल्ड स्टोरेज में, अभी आता हूँ। क्या हुआ? किसका कॉल था? अरे वह सब्जी मंगवाई थी ना हमने, कोल्ड स्टोरेज में रखवाने के लिए बोल रहा था। रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। जी भैया जी, देखिए हम सारे आदमियों को लेकर आ गए हैं जिन्हें भाभी जी के लिए गलत बोला था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फिर वह लोग निकल लेते हैं। हिम्मत कैसी हुई मेरी कीर्ति के ऊपर आंख उठाकर देखने की भी? तुम्हें पता है, आज तक जिस इंसान ने मेरी कीर्ति को गंदी नज़र से देखा है, उनको मैंने तड़पा तड़पा के मारा है। अफसोस, तुम्हें मैं ज़्यादा तड़पा तड़पा कर मारूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने तो उसके बारे में बोला भी था। फिर वह उन लोगों को तलवार से तड़पा तड़पा कर मार देता है और फिर बोलता है, मेरी कीर्ति के अलावा मेरे लिए इस दुनिया में और कोई भी मायने नहीं रखता। भैया जी, बाहर कमला दीदी आई हैं। ठीक है, उन्हें बैठाओ, हम अभी आते हैं। जी भैया जी। और हाँ, याद रहे वह कीर्ति से ना मिले, क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वह कैसी औरत है। वह औरत मेरी पत्नी से दूर रहे तो ही अच्छा है। फिर वह चला जाता है। कैसी हो दीदी? ठीक नहीं हूँ भैया। एक लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कौन है वह? उसका नाम क्या है? अदिति। वह राज की चोल में रहती है और एमजीओ की अब सचिव बन गई है, जो इतने सालों में मैं बनना चाहती थी। कोई बात नहीं दीदी, आप तो एमएलए की पत्नी हो, आपको किस चीज़ की कमी है? आप नहीं समझोगे भैया, वह मन में सोचता है। मैं सब समझता हूँ। आपको पावर चाहिए। ठीक है, आप जाइए, मैं सब देख लूँगा। जी भैया, धन्यवाद। फिर वह वहाँ से चली जाती है। मोहन, देखो वह अदिति कौन है? जी भैया जी, अभी पता लगाते हैं हम। हाँ, 1 घंटे के अंदर सब कुछ पता लगा कर हमें बताओ। हमारी मुँह बोली बहन कैसी भी हो, आखिर में तो हमारी बहन जैसी ही। मुंबई में जब मैं आया हूँ तब से मुझे राखी बांधी है। इतने सालों बाद अगर उसने कुछ बोला है तो हमें करना तो पड़ेगा ही। 1 घंटे के बाद मोहन फाइल लेकर हाथ में दे देता है। फिर कार्तिक फाइल देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। दीप्ति, इधर रुद्र आज बहुत खुश होता है और अपने बंगले में आया होता है। आज सभी लोग अपने मन की कर सकते हैं। मेरे तरफ से आज सभी लोगों को 1 साल का बोनस फ्री में। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन सर, आज आप इतने खुश क्यों हैं? अपील पूछता है। क्योंकि आज मेरी दीप्ति खुश है, इसीलिए मैं खुश हूँ। और मैं खुश हूँ तो तुम लोगों को भी खुश रखना चाहता हूँ। सर जी, आप बहुत अच्छे हो। धन्यवाद। दीप्ति, अब मुझसे दूर नहीं रह जाता। अब जल्दी से वापस आ जाओ प्लीज़। बहुत ज़्यादा सज़ा दे दी तुमने दूर रहकर मुझे पता है तुम भी तड़पती हो मेरे बिना, और मेरे अलावा तुमने अभी तक अपनी ज़िंदगी में किसी और को भी लाया। उसके पीछे का कारण तो यही हो सकता है ना कि तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। बस बहुत हुआ दीप्ति, अब मैं तुम्हारे एक भी नहीं सुनूंगा। वह बहुत जल्दी
ही तुम्हें अपने पास लेकर आ जाऊंगा। फिर भले ही तुम मुझे कितना भी सज़ा दो, बस यह सह लूँगा। तुम्हारी आंखों में सामने रहकर तुम्हें खुद से दूर नहीं रखना चाहता। इधर कार्तिक जो दीप्ति की फाइल देख रहा होता, अचानक ही मोहन को कहता है, गाड़ी निकालो। देखते ही देखते गाड़ी का काफिला निकल पड़ता है। काली रंग की गाड़ियां थी जो एक लाइन से जा रही थी रोड पर। सभी लोग उन्हें देख रहे थे। वह सारी गाड़ियां जाकर सीधा राज की चौल पर रुकी। वहां पर अदिति नाम की एक लड़की रहती है ना, वह कहाँ पर है? कार्तिक पूछता है गेट पर खड़ी औरतों से। रहती तो है, पर आपको उनसे क्या काम है? मुझे कुछ भी काम हो, लेकिन आपको इससे क्या करना है? क्योंकि वह राज की चोल में है। वहाँ पर कोई भी मर्द बिना वजह से अंदर नहीं आ सकता, और कोई वजह होनी चाहिए तभी आ सकता है। अच्छा, तो यह बात है जी, अगर आप उनको कोई रिश्ता है तभी आप अंदर से आ सकते हैं, वरना वहाँ से उल्टे पाँव निकल जाइए। कोई ऐसा काम मत कीजिए कि हमें कोई कदम उठाएं। ठीक है, तो जाकर उनसे बोल दो कि करण आया है। ठीक है, अब बुलवाती हूँ, तब तक तुम यहीं रहो। कार्तिक कुछ नहीं बोलता, बिना भाव वह वहाँ खड़ा रहता है। तभी एक लड़की अंदर जाकर अदिति से बोलती है, तुमसे मिलने आया है कोई, और उनका अपना नाम करण बताया है। फिर अदिति कहती है, क्या करण? उन्होंने अपना नाम करण बताया है? हाँ, उन्होंने अपना नाम करण बताया है। फिर वह दौड़ती हुई अपने रूम से बाहर निकलती है और उनकी आंखों में आंसू उछल कर रहते हैं। वह दौड़ते हुए बाहर आ रही होती है, तभी लोग उसे देख रहे होते हैं, क्योंकि आज तक इतने सालों में अदिति से मिलने कोई भी नहीं आया, उसके रिश्तेदार भी नहीं आते थे। आज यह कौन है जो आया है और जिसके लिए अदिति भी दौड़ते हुए आ जा रही है? कार्तिक से कुछ देर पर खड़ी अदिति उसको देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू झरझर बह रहे होते हैं। इधर कार्तिक की आंखें भी भर आंसू आ चुके रहते हैं। फिर वह धीरे धीरे आती है और बोलती है, करण भैया। हाँ, मेरी छुटकी दीप्ति, मैं करण हूँ। अदिति दौड़ते हुए आती है और कार्तिक के गले लग जाती है। दोनों रोने लगते हैं। दोनों को इस तरह भावुक होते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे। सभी लोग अपने आप को भावुक हुए बिना रोक नहीं पाए। इतने दिनों से आप कहाँ चले गए थे? इतना ढूंढना पर था, पर कहीं नहीं मिले पाए। हमें छोड़कर कहाँ गए थे? पता है हम आपके बिना कैसे रहें? माफ़ कर दे मेरी छुटकी। करण वहीं फंस गया था जिस वजह से आ नहीं पाया। मुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम मुझे नहीं मिली। पर पता चला कि बाबा के एक्सीडेंट में मौत हो गई और तेरी शादी हो गई रुद्र प्रताप सिंह से। और रुद्र प्रताप सिंह के बारे में पता लगा तो मुझे पता चला कि रुद्र प्रताप सिंह एक बहुत ही अच्छा और जिम्मेदार कुंवर हैं। इसीलिए फिर मैं निश्चित हो गई। है कैसी बात कर रही हो? अगर आप मेरी शादी हो गई तो क्या आप मेरे भैया नहीं रहे? क्या आप मुझे मिलने नहीं आए? आप तो मेरे हमेशा भाई ही रहोगे ना। आप वापस आ गए थे तो आप मेरे से वापस आने पर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बाबा के जाने के बाद मैं इतनी अकेली हो गई थी। मुझे माफ़ कर दे लाडो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हर दिन तड़पता था जब मैं तुझे यह पता चला कि अब तू रुद्र प्रताप सिंह के साथ नहीं थी और गांव छोड़कर कहीं शहर चली गई है। और पता लगाया तो पता चला कि तू मुंबई आई है। तब से मैं यहाँ आ गया और तुझे ढूंढने की कोशिश करने लग गया, लेकिन 5 साल हो गए मुझे कभी ढूंढ नहीं पाया। और तू यहाँ क्यों रह रही है? कुंवर साहब कहाँ गए? मैं उनका भी पता लगा लूँगा, लेकिन उनका भी मुझे कोई पता नहीं लग सका। वह बहुत लंबी कहानी है, आपको फिर कभी समझाऊंगी। पहले आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ, आपकी फेवरेट इलायची वाली। हाँ, बहुत साल हो गए हैं नहीं पी मैंने चाय। फिर वह दोनों मुस्कुराते हुए अदिति के घर पर चले जाते हैं। अदिति कार्तिक को अपने घर ले जाती है। उसका घर ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपने छोटा सा घर को भी काफ़ी अच्छे तरीके से सजा कर रखा था। उसके गांव की छत थी, क्योंकि उनके अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाई सजाई हुआ था। दीप्ति, तुमने घर तो बहुत सुंदर सजाया है।
बस भाई साहब, बस कोशिश कर रही हूँ। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। उनका किचन भी उनके कोने में छोटा सा बना हुआ था। वह बहुत साफ सुथरा था और बर्तन बहुत सलीके से रखे हुए थे। वह एक चाय का बर्तन उठाकर चाय बनाने लगती है। वैसे भाई साहब, आपने शादी वादी कर ली या नहीं? जब मैं आया था मैंने तब भी शादी कर ली थी। किससे करी शादी और कौन है? वह मेरी कीर्ति है। कीर्ति दीदी से? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। कीर्ति दीदी तो दूसरे गांव चली गई थी ना। वह बिजनौर रहने चली गई थी अपनी माँ के घर। हाँ, वहाँ फिर उनसे बात करके फिर कीर्ति से ब्याह कर लिया और उससे मुंबई लेकर आ गया। अब हम दोनों यहीं पर चोल चोल में आपके लिए बहुत चलो, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ भाई साहब। मैं आऊँगी कब भाभीसा से मिलने। क्या मिलने? अब तो वहीं नहीं रहेगी, हमारे साथ ही रहेगी। पर भाई साहब, कोई भाई साहब नहीं चलेगा। अब मैंने कह दिया। हाँ, भले ही तू यहाँ पर मिलने आ जाना, लेकिन रहना तो अब हमारे साथ ही पड़ेगा। 5 सालों में ढूंढ रहा था, मिल भी जाती अगर तुमने नाम ना बदला होता। अब मुझे बताओ कि आखिर क्या ज़रूरत आ पड़ी अपना इतना प्यारा सा नाम बाबा का दिया हुआ दीप्ति से बदलकर अदिति रख लिया। भाई साहब, जब मैं यहाँ पर आई तो मैं एक काकी से मिली थी। उन्होंने मुझे अपनी घर पर रखा। इसी चोर में उन्होंने अपनी बेटी जैसी लगी। वह मुझे छोटी सी थी जब उसका देहांत हो गया था, इसीलिए उन्हें काकी को मुझे मैं अपनी बेटी दिखती है और मुझे वह बहुत प्यार भी करती है। तो वह मुझे अदिति कहती है क्योंकि उनकी बेटी का नाम अदिति था। इस तरह सभी लोग मुझे अदिति कहने लगे और एक दिन कैंसर की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। तब से मैंने उनकी याद में अपना नाम अदिति रख लिया। अच्छा, तो यह बात है। तो कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया दीप्ति, पर तू तो मेरी दीप्ति ही रहेगी। हाँ भाई साहब, लीजिए आपकी चाय बन गई है। हाँ, दो, जल्दी दो। मैंने 5 साल इंतज़ार किया है। इस बात पर वह थोड़ा भावुक हो जाता है और दीप्ति भी। चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, अब तो मिल गए हैं ना, आपको रोज़ चाय बना के पिलाऊंगी। वह चाय बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल वही स्वाद। अच्छा बता कि कुंवरसा कहाँ है और आखिर क्या हुआ जो तुम दोनों अलग हो गए? रुद्र का नाम आते ही उसके दिमाग में याद आने लगी। एक बार मन में तो हुआ कि वह बता दे कि उन्होंने हमारे बाबा का कत्ल किया था और जिसने उनके पिता को उनसे छीना हो वह उसके साथ कैसे रह सकती है। लेकिन वह यह सब कुछ बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वह कह देती है कि वह हमारी कोई बात नहीं मानते थे और मुझसे झगड़ा करते थे, इसीलिए मैं उनको छोड़कर आ गई। तो क्या हुआ? झगड़ा तो हर घर में होता है। क्या हुआ? मुझे ज़्यादा ही परेशान करते थे उनके घर वाले। नहीं, हाँ, कुछ कहते थे? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। उनके घर वाले तो बहुत ही अच्छे थे। वह मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानते थे, लेकिन कुछ रिश्ते हमेशा साथ रहने के लिए नहीं बने होते हैं, शायद इसीलिए उनसे दूर जाना ही ठीक होता है। और देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जब मैं यहाँ मुंबई में आई हूँ, लोगों के काम आ रही हूँ, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं। देखिए, अभी भी एक छुटकी हम पर नज़र रखे हुए है। दीप्ति इस वक्त गेट की तरफ देख रही होती है। कार्तिक भी उसकी नज़र का पीछा करते हुए वहाँ देखता है तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा चुप चुप कर देख रहा होता है और जैसे ही उसे गलत है कि वह लोग उसको देख रहे होते हैं तो वह पीछे छुप जाता है। बेटा टुनटुन, देख लिया है तो अपन बाहर आ जाओ। दीदी, आपने मुझे देख लिया? मैंने तो छिपा हुआ था। हाँ, लेकिन मुझे हमेशा की तरह दिख गया। और जाकर अपनी मम्मी को कह दो कि मेरे घर में कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई आया है, तो वह किसी भी बात की चिंता ना करे। ठीक है अतिथि दीदी, मैं अभी बोल कर आता हूँ। वह बच्चा कौन था? वह टुनटुन था। जब मेरी घर में कोई आता है तो वह उसकी मम्मी उसे जासूसी करने के लिए भेज देती है ताकि मुझे कोई परेशान ना करे। अगर कभी ऐसा लगता है तो वह अपने हथियार लेकर आ जाते हैं। हथियार? कैसे हथियार? बेलन, चिमटा और कुर्सी। ऐसे लगता है यही उनके हथियार दुनिया के सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन कई बार मदद करी है। अक्सर एनजीओ में रहने की वजह से मुझे ऐसे लोगों से संपर्क में आना पड़ता है जो मुझे परेशान कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग मेरे बहुत साथ देते हैं और आपके गेट पर देख
यहाँ पर किसी को आने भी नहीं दिया जाता, वहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। मुझे खुशी है तुम यहाँ रहती हो। हाँ भाई साहब, यह जगह बिल्कुल हमारी गांव की तरह है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तभी इतने में एक आंटी अंदर आती है। बेटा, मुझे पता चला है तुम्हारे भाई आए हैं। हाँ शांति काकी, यह मेरे भैया करण हैं। अच्छा, ये लो लड्डू लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, अपने भाई को भी खिला दो। सोचूंगी क्या आपके हाथों में लड्डू तो हैं, कितने किसी के हाथों में शेयर नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि यह मेरे भाई साहब हैं इसीलिए थोड़ा सा दे दूंगी। अच्छा ऐसी बात है तो मैं ही पूरे खा जाऊंगा। फिर वह उसके हाथ से छीन कर लड्डू खा ट्रे ले लेता है और खाने लगता है। काकी उसके लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने। धन्यवाद बेटा, वह हमारी छोटी सी दुकान है और हम लड्डू बेचते हैं। वैसे बेटा, हमें क्यों लग रहा है कि हमारे आपको कभी देखा है, एक बार तुमने हमारी मदद की थी। तुम तो कार्तिक हो ना? कार्तिक, यह बात सुनकर दीप्ति हैरान हो जाती है। काकी, आपको कोई गलतफहमी होगी, उनका नाम करण है। नहीं बेटा, गलती नहीं हुई है, यही कार्तिक है, यह सबकी मदद करते हैं। उसके आगे वह कुछ कह पाती उससे मैं कार्तिक कहता है, वैसे हम लेट हो रहे हैं तो हमें सामान बांध लेते हैं, तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। क्या अदिति, तुम यहाँ से जा रही हो? हाँ काकी साहब, भाई साहब नहीं मान रहे हैं क्योंकि आखिर में 5 साल बाद जो मिली हूँ। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपने भाई साहब के साथ जाओ, हम बहुत खुशी होगी, आखिर तुम्हें हमारे इतने साल तक साथ रही हो, हमें और क्या चाहिए। फिर वह वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर सोचती है, कार्तिक अदिति का भाई है, यही तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी अदिति को उसकी सच्चाई के बारे में नहीं पता। अच्छा हुआ मैंने कुछ कहा नहीं, वरना क्या पता मुझे क्या सज़ा दे देता। अच्छा भी है और बुरा भी है, उसके सामान पाना बहुत मुश्किल है। फिर वह चला जाती है। इधर अदिति भी अपना सामान पैक कर लेती है और कार्तिक के पास एक फ़ोन आता है और वह कॉल रिसीव करने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है। हेलो, हाँ बोलो मोहन, क्या कह रहे हो गया क्या? वह सर वहीं बताने के लिए कॉल किया था, हमने वहाँ पर कुर्सी में एमएलए को हटा दिया है और आपकी बहन, ना मत लो उसका, वह मेरी कोई बहन नहीं है, उसने मुझे ज़बरदस्ती राखी बांधकर मुंह बोला भाई बनाया था। मैं उसकी सारी बदतमीजियां सह रहा था, लेकिन उसने मेरी बहन को चोट पहुंचाने की कोशिश करी है। वह जिसे मारना चाहती थी वह और कोई नहीं, मेरी बहन थी। यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? उसे भी किडनैप कर लो और उसे खातिरदारी करके उसे घर भेजना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैंने उसे बहन बोला था और कार्तिक माँ बहनों पर हाथ नहीं उठाता। जी सर, मैं समझ गया। फिर वह फ़ोन रख कर वापस घर में जाता है। तो हो गया दीप्ति, वैसे तुम ज़्यादा सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा तुम्हें सब कुछ लाकर दे दूंगा। अच्छा भाई साहब, चिंता मत करिए, वैसे भी मैं आपसे बहुत खर्चा करवाऊंगी, इतने सालों तक बच जो गए थे अब नहीं छोड़ूंगी। अब मैं घर जाकर आपको यही बताना होगा कि 5 साल पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने गांव और घर छोड़ दिया था। और दीप्ति, वह एक लंबी कहानी है, अब तुम इतना समझ आ गया है। फिर वह वापस आ गया, जिससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, जीवन में कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हमें ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते, फिर वह उन चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। मेरी दीप्ति तो बड़ी सयानी हो गई है, अब बहुत बातें हो गई, अब घर चलो और आगे की सारी बातें वहीं करें। लाओ अपना बैग, मैं कपड़ लेता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, रहने दीजिए, हम उठा लेंगे, कोई बात नहीं। फिर वह उसका बैग उठाकर चल देता है। वह लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, सभी चौल के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। दीदी बेटा, मैंने सुना है तुम जा रही हो? हाँ काकी, हम जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आते रहेंगे, आपसे चिंता मत करिए। कोई बात नहीं बेटा, हमें बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे साथ इतने वर्षों तक रही, वहाँ पर रही, तुम ज़्यादा पर रहो, खुश रहो, बस हम इतना ही चाहते हैं। तभी वह टुनटुन आता है और दीप्ति के गले लग जाता है। दीप्ति दीदी, अदिति दीदी मत जाओ ना, सॉरी बेटा, हमें जाना पड़ेगा। वैसे आपने अपने छुटकी बहन के
बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं भी अपने भाई साहब के बगैर नहीं रह सकती। चिंता मत करो, तुमसे मिलने आऊँगी और तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लाऊँगी। सच्ची चॉकलेट लाओगे? हाँ, सच्ची चॉकलेट लेकर आऊँगी भैया, अब मुझे जाने दो। फिर वह सबसे विदाई लेती है, सबसे के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और वह लोग वहाँ से निकल लेते हैं। कार्तिक ने वहीं 2-3 गाड़ियाँ बुला ली होती है। दीप्ति एक कार में बैठ जाती है और जाने लगती है। वहीं पर एक आदमी किसी को कॉल करके बताता है, सर मैम जब इस चौल से निकले आदमी के साथ जा रहे थे गाड़ी में बैठकर। अच्छा, वह कौन है, पता लगाओ। सर मुझे पता है वह कौन है। कौन है वह? और कोई नहीं, कार्तिक इंडस्ट्री का मालिक कार्तिक है। और वह तुमने कार्तिक उसके साथ क्यों जा रही है? तुम्हें वह उस ज़बरदस्ती लेकर जा रहा होगा। नहीं सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है दीप्ति मैम उनके साथ अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर वापस से पता लगाओ, आखिर क्या बात है, पता लगाओ। जी सर, आखिर दीप्ति कार्तिक के साथ क्यों जा रही है? क्या उसका कार्तिक के साथ कोई रिश्ता है? लेकिन पिछले 5 सालों में तो वह कार्तिक से एक बार मिली तक नहीं, तो फिर वह उसके साथ क्यों जा रही है? नहीं, दीप्ति किसी मुसीबत में तो नहीं है। हाँ, वह जो सचिव के पद के लिए औरतें दीप्ति से लड़ना चाहती थी, वह कार्तिक को राखी बांधती थी, कहीं उसी ने तो नहीं बुलाया। मगर ऐसा है तो मुझे दीप्ति को बचाना होगा। इस वक्त वह दिल्ली में किसी काम से गया होता है और वहाँ से ऑफिस में होता है। वह तुरंत ही अपने हेलो, मेरे लिए तुरंत इमरजेंसी में एक फ़्लाइट बुक करो। जी सर, अभी करते हैं। वह तुरंत गाड़ी निकालकर फुल स्पीड में चल देता है। तभी उसके दिमाग में एक याद हल्की सी धुंधली सी छवि आने लगती है, जिसमें वह किसी लड़की के गले से लगकर रो रही होती है। दीप्ति तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम रो क्यों रही हो? वह रक्त संबंध बनाने से भी मैं तुम्हें पूरी तरीके से नहीं देख पाता हूँ। आखिर ये कैसा रक्त संबंध है जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी झलक ही दिखाई पड़ती है? दरअसल जब भी दीप्ति किसी मुसीबत में होती है या फिर वह रोती है तो उसकी जानकारी वह उसकी छवि रुद्र को दिखती है, क्योंकि वह एक भेड़िया है जो उससे अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके दीप्ति के साथ रक्त संबंध स्थापित किया था, जिससे वह उसकी छवि देख सकता है। इधर दीप्ति कार्तिक के घर पहुंचती है। कार्तिक ने उसके आने को बता दिया था, इसलिए उसके विला में सारी की सारी तैयारियां होने लगती है। पूरी कार्तिक विला ने दुल्हन की तरह सजा दिया था और कीर्ति भी बहुत सुंदर तैयार होकर इंतजार कर रही होती है। इधर इस वक्त औरतें थाली तैयार कर रही थी। दीप्ति मैं बहुत खुश हूँ, आज इतने सालों में इंतज़ार के बाद आखिरकार तुम मिल ही गई। तुम्हारे भाई साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं, इस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिरकार तुम मेरी छोटी सी दोस्त थी, मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती थी। तुम्हारी वजह से ही तो मैं तुम्हारे घर में आती थी और तुम्हारे भैया से मिल पाती थी। तुम्हारी वजह से ही मेरे जीवन में इतना अच्छा इंसान आया और आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने में बाहर गाड़ी आकर रुक जाती है और एक औरत जाकर उससे बताती है कि सर आ गए हैं। क्या कहा तुमने? सर आ गए? सारी तैयारियां हो गई, दीप्ति का रूम तैयार कर दिया है ना? जो मैम करवा दिया, अब और देखना किसी भी चीज़ की कमी ना हो। इस वक्त आरती की थाली लेकर दरवाजे पर पहुंच जाती है। दीप्ति उसे देखकर वह बहुत भावुक हो जाती है और कीर्ति भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। भाभी साहब इस वक्त दोनों रो रही होती हैं, पर फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि वह आंसू खुशी के होते हैं, ना कि गम के। मतलब रुद्र को जो छवि दिखाई देती है वह सही होती है, लेकिन दीप्ति रो रही होती है पर वह दुख में नहीं, खुश में। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।